हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश काल में भारत में श्रमिक आंदोलन जो हुए उनसे संबंधित, जो किसी भी एग्जाम के प्री के लिए बहुत उपयोगी हुए, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के श्रमिक आंदोलनों का प्रारंभ आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ शुरू होता है। कब शुरू हुआ? जो आधुनिक उद्योगों की स्थापना शुरू हुई तो श्रमिक आंदोलन भी शुरू हो गए। रेलवे का निर्माण, ब्रिटिश काल में रेलवे निर्माण काफी हुआ है, तो रेलवे का निर्माण इस दिशा में प्रथम कदम था। और रेलवे निर्माण कब ब्रिटिश ने शुरू किया? जब उनका चरण था वित्तीय पूंजीवाद के चरण में। वित्तीय पूंजीवाद के चरण का मतलब इतना सा था कि जो धन दौलत संपदा इकट्ठी हो गई थी ब्रिटिश के पास, तो उसको उपयोग करना। उपयोग कैसे करना? ऐसी जगह लगाना जहां से उनको फायदा सुनिश्चित हो। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने भारत में रेलवे का विकास किया था। तो जब रेलवे विकास किया, मजदूर लगाए, तो श्रमिकों के आंदोलन शुरू हुए। आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराइयां, जैसे काम के घंटे अधिक थे, आवास की उचित व्यवस्था नहीं थी मजदूरों की, वेतन कम मिलती थी, उनको सुरक्षा नहीं थी, भीड़ बहुत अधिक थी जहां रहते थे, आवास। ठीक है, तो कुल मिला के उनको जो बेसिक नीड्स होती हैं वो थी नहीं, और काम अधिक करना होता था। 1877 ईस्वी में नागपुर स्थित एम्प्रेस मिल के श्रमिकों ने अपने वेतन की दरों के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया। तो सबसे पहले एम्प्रेस मिल, वजह क्या है? वेतन वृद्धि। 1877 आरंभिक दिनों में राष्ट्रवादी नेताओं का रुझान श्रमिक आंदोलनों के प्रति उदासीन था, कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रवादी नेता इस समय केवल उन्हीं मुद्दों से लड़ना चाहते थे जिसमें समूचे देश की भागीदारी हो। यानी श्रमिक आंदोलन को वो मतलब ध्यान इसीलिए नहीं दिया कि ये केवल मजदूरों के हित जुड़े हैं, और जो उस समय के नेता थे वो उन मुद्दों को देख रहे थे जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक बड़े स्तर पे जो हित जुड़े हो लोगों के। इसी के अंतर्गत एक चीज है कि कामगार हितवर्धक सभा 1909 में बनी, सामाजिक सेवा संघ 1911, कोलकाता मुद्रक 1905, भारतीय रेलवे कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1897 आदि प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन से जुड़ गए। इसके बाद हम बात करें, इसी तरह आप देखोगे कि 1870 में क्या हुआ। शशिपाद बनर्जी बंगाल में श्रमिकों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन। तो आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत श्रम जीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो शशिपाद बनर्जी। 1890 में एन एम लोखंडे ने मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला श्रमिक संघ माना जाता है। तो भारत का पहला श्रमिक संघ कौन हो गया? मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना से। इस समय एकमात्र समाचार पत्र मराठा मिल श्रमिकों की रियायतों के लिए वकालत करता था। तो मराठा मिल आपको याद रखना है। भारत का पहला आधुनिक श्रमिक संगठन बीपी वाडिया, बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास श्रमिक संघ वर्ष 1918 में है। तो ये तीनों याद रखना है, बीपी वाडिया, मद्रास श्रमिक संघ और 1918। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के दिन श्रमिकों ने समूचे बंगाल में हड़ताल किया था। तो ये भी श्रमिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है कि पूरे बंगाल में श्रमिकों के द्वारा हड़ताल किया जाना। अब हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिकों ने क्या किया। तो जब बंगाल विभाजन का जब विरोध किया, हड़ताल किए, तो इसका मतलब है श्रमिकों ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिकों का आंदोलन क्या रहा? स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेताओं ने स्थायी ट्रेड यूनियन, ठीक है, हड़ताल, कानूनों की सहयोग तथा कोष एकत्र करने जैसे अभियानों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें भी ये जो गतिविधियां थी, जैसे स्थायी ट्रेड यूनियन बनाना, हड़ताल करना, ठीक है, कानूनों को ना मानना, कोष धन इकट्ठा करना, इन सब में हिस्सेदारी की। हड़ताल मजदूरों की सभाओं को विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास तथा लियाकत हुसैन जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने संबोधित किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? मजदूर वर्ग को बड़े नेताओं का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल, सीआर दास और लियाकत हुसैन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान चार बड़े नेताओं ने, जिनमें अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व बोस ने अपने को सक्रिय श्रमिक आंदोलन को समर्पित कर दिया। तो आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान मजदूरों का क्या योगदान रहा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें तो 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इस दौरान अहमदाबाद मिल मजदूरों की एक हड़ताल में गांधी जी ने स्वयं भाग लेकर उनकी मजदूरी में 27.5% की वृद्धि कराई थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना के साथ गांधी जी ने उनका सहयोग किया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर में आपको ये चीज ध्यान रखनी। इसी दौरान गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाला ट्रस्टी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में मेंस में भी लिखने आता है कि गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को आपको बताना है। तो उसमें यही है कि जो पूंजीपति वर्ग जो फायदा मिल रहा है, उससे जो उस फायदे का उपयोग मजदूर वर्ग के हित में होना चाहिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस वर्ष 1920 में, ये एग्जाम में आता है, सन याद रखिए 1920। एम एन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रथम अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में वर्ष 1920 में मुंबई में हुआ। दीवान चमन लाल इसके महामंत्री थे। तो आपको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो अधिवेशन है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, और 20 में ही मुंबई में हुआ था। इसके तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में आए हुए। इसके तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। तो प्रथम लाला लाजपत राय और तीसरे और चौथे सी आर दास। वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो इसको दो भागों में विभाजन किया गया। मुख्य मुद्दा यह है कि एक यह है कि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त रॉयल कमीशन ऑन लेबर का बहिष्कार करना, करेगी या नहीं करेगी, इस वजह से विभाजन हो जाएगा। दूसरा विभाजन हुआ इस बार, साम्यवादियों ने जो ये संगठन था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का, उसे छोड़ दिया तथा रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर ली। 1931 में हुआ। आपको ये विभाजन क्लियर रहना चाहिए कि 1929 में नागपुर अधिवेशन में जब नेहरू जी, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने, तो यदि ये पूछा जाए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष नेहरू जी कब बने, तो 1929 में बने, और इसमें विभाजन हुआ। अब विभाजन जो था उसका वजह क्या था, जब 1929 का विभाजन, पहला विभाजन कब है, 1929। और इस विभाजन की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि जो अंग्रेजों द्वारा रॉयल कमीशन ऑन लेबर का बनाया गया था, उसका बहिष्कार करना है कि नहीं करना। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन में विभाजन हो जाता है। उसी प्रकार 1931 में फिर से इसमें विभाजन होगा, यानी दूसरा विभाजन इस ट्रेड यूनियन में 1931 को हो जाएगा, ठीक है। और इस बार साम्यवादियों ने ट्रेड यूनियन को छोड़ दिया और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना ली, यानी ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन से एक अलग बनाए 1931 में, रेड ट्रेड यूनियन, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद रेड ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेताओं में रणदेव देशपांडे, बंकिम चंद्र मुखर्जी, भूपेंद्र दत्त शामिल थे, और इनके प्रयासों से 1933 ईस्वी में राष्ट्रीय मजदूर संघ एवं परिसंघ की स्थापना हुई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो रेड ट्रेड यूनियन 1931 में जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन से अलग हुआ था, इसके प्रमुख नेता से रणदेव देशपांडे, बंकिम चंद्र मुखर्जी, भूपेंद्र दत्त, और 1933 में राष्ट्रीय मजदूर संघ परिसंघ की स्थापना हुई। अब मजदूर आंदोलन और वामपंथी, यानी जो वामपंथी थे वो किस लेवल पे मजदूर आंदोलन का सहयोग कर रहे थे, तो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मजदूर आंदोलनों पर वामपंथी विचारधारा की पकड़ मजबूत हो गई। बहुत महत्वपूर्ण है, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक, ठीक है, यानी 1930 के बाद मजदूर आंदोलनों पर वामपंथी विचारधारा का असर दिखाई देने लगता है। वर्ष 1927 के आरंभ में देश के अलग अलग भागों में विभिन्न कम्युनिस्टों ने अपने को वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, यानी कामगारों और किसानों की पार्टी के रूप में संगठित किए। बहुत महत्वपूर्ण है कि
कामगारों और किसानों की पार्टी के रूप में संगठन कब शुरू हुआ? इसके प्रमुख नेता थे श्रीपाद, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरन चंद जोशी और सोहन सिंह जोरा। कामगार किसान पार्टी कांग्रेस के अंदर ही वामपंथी गुट के रूप में काम करती थी, तो यानी एक कांग्रेस का ही एक हिस्सा था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वर्ष 1930 ईस्वी तथा वर्ष 1936 के दौरान मजदूर वर्ग का आंदोलन सबने अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया था, यानी इस काल में जो भी मजदूर आंदोलन चले वो सबने अवज्ञा आंदोलन के साथ चले, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। एक चीज आप और याद रख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो INA मुकदमा हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी जो मुकदमा हुआ था, और जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इन दोनों में इंडियन नेशनल आर्मी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में मजदूरों ने आंदोलन किया था। कहने का मतलब ये है, हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि समय समय पे मजदूर वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी हिस्सेदारी की है, ना कि सिर्फ अपनी जो मजदूर वर्ग की मांग थी सिर्फ उनको देखा है, जो कि शुरुआती दिनों में क्या था, नेताओं के द्वारा इनको सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि उनको लगता था कि जो बड़े मुद्दे हैं सिर्फ उन्हीं को, मजदूरों पे ध्यान नहीं। लेकिन बाद में मजदूर वर्ग स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ा और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। इसी प्रकार मुंबई तथा कोलकाता के बंदरगाहों के मजदूरों ने सेना की रसद को इंडोनेशिया तक पहुंचाने वाले जहाजों में माल लादने से इनकार कर दिया था। वर्ष 1947 में सरदार पटेल के नेतृत्व में इंडियन नेशनल ट्रेड अब हम बात करेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कारखाने अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण है, कारखाने अधिनियम से संबंधित चीजें देख लें आप। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, वायसराय था लॉर्ड रिपन। ये आ सकता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय आया था, तो लॉर्ड रिपन के समय। इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, महीने में 4 दिन का अवकाश और श्रमिक के मुद्दों को छोड़ दिया गया, लेकिन श्रमिकों के मुद्दों की बात नहीं की गई। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891, पहला 1881, दूसरा 91, लॉर्ड लैंसडाउन के समय था। पहला आया था लॉर्ड रिपन और दूसरा लॉर्ड लैंसडाउन के समय। सप्ताह में 1 दिन का अवकाश, 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध, कार्यावधि 11 घंटे। यह उन्हीं कारखानों पर लागू होता है जो बिजली का उपयोग करते थे। इसके बाद श्रमिकों, इसमें यह भी कहा गया कि श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक होती थी, सिर्फ उन्हीं में लागू होगा द्वितीय कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय आया था, पुरुषों की कार्यावधि 12 घंटे इसमें सुनिश्चित की गई। इसके बाद कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय आया था, बच्चों की कार्यावधि 7 घंटे प्रतिदिन सुनिश्चित की गई और 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। कार्य करने की अनुमति थी, मतलब 12 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने की अनुमति थी, यानी 12 वर्ष से छोटों को अनुमति नहीं थी और 7 घंटे काम कर सकते थे। उसके बाद आता है कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन के समय। मौसमी तथा गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया और अल्प आयु के बच्चों की कार्यावधि 5 घंटे सुनिश्चित की गई। कारखाना अधिनियम 1934, इसमें भी मौसमी गैर मौसमी कारखाना के बाद श्रमिकों की चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था की बात करता है। और आखिरी है कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड वेवेल के समय आया, जिसमें नियमित कारखाने में श्रमिकों की संख्या कार्यावधि 9 घंटे कैंटीन व्यवस्था के साथ की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी एटलीस्ट डेट और वॉइस राय आप याद रख सकते हो कि किस समय आया था। तो एक बार और देख लीजिए, पहला 1881 लॉर्ड रिपन, दूसरा 1891 लॉर्ड लैंसडाउन, उसके बाद 1911 लॉर्ड हार्डिंग, 1922 लॉर्ड रीडिंग, लगभग लगभग 10-11 का अंतर है सभी में। फिर 1934 लॉर्ड वेलिंगटन और 1944 लॉर्ड वेवेल के समय कारखाना अधिनियम आए थे।